जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स को, लार्ज इंटेस्टाइन मूवमेंट्स को, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है डेफिकेशन रिफ्लेक्स, कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में डेफिकेशन कैसे होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फीकल कंटेंट आता है, ये है आपके पास असेंडिंग कॉलॉन, ये है हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलॉन, और ये है डिसेंडिंग, और देन हमारे पास आ जाता है सिग्मॉइड कॉलॉन, और उसके बाद ये है रेक्टम, एनल कैनाल, और ये है लास्ट में एनल स्फिंक्टर हो गया, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और ये जो है वो इंटरनल एनल स्फिंक्टर। इसमें से जो वॉलेंट्री कंट्रोल में आता है वो है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, और ये जो है वो इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर। अब होता ये है कि जब फीकल कंटेंट स्मॉल इंटेस्टीन से पास होता है लार्ज इंटेस्टीन में, तो जो यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है आइलियोसीकल स्फिंक्टर, ये आइलियोसीकल स्फिंक्टर फॉरन क्लोज हो जाता है ताकि जो है वो रिफ्लक्स बैक ना हो फीकल कंटेंट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टीन टू स्मॉल इंटेस्टीन। जब ये फीसिस यहाँ से पास होता हुआ लार्ज इंटेस्टीन से रेक्टम में आता है, तो रेक्टम में जो है वो कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, जब इनके ऊपर स्ट्रेच आता है ड्यू टू लार्ज फीकल हाई अमाउंट ऑफ फीकल कंटेंट इन द रेक्टम, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये जो है वो क्या है, ब्रेन, आपके पास ब्रेन स्टेम और ये स्पाइनल कॉर्ड। तो होता ये है कि जब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं और ये आफ्रेंट सिग्नल्स भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, जब ड्यू टू स्ट्रेच मैकेनिज्म आफ्रेंट सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के पास आते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में ये होता है कि यहाँ पर S2 S3 और S4 के लेवल से, S2 S3 S4 यानी कि सैक्रम के लेवल से कुछ नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। ये जो है वो आपके डिस्टल कॉलॉन को, सिग्मॉइड कॉलॉन को, और उसके साथ साथ इंटरनल एनल स्फिंक्टर को ईफरेंट सिग्नल्स भेज रही हैं। ये रही आपके पास नर्व्स हो गई, ये ग्रीन कलर में ईफरेंट सिग्नल्स जो भेज रही हैं, और इसकी रिजल्ट में क्या होता है, पावरफुल कंट्रैक्शंस स्टार्ट होती हैं इन द डिस्टल कॉलॉन, और उसके बाद आपके पास सिग्मॉइड कॉलॉन। एट द सेम टाइम इन्हीं नर्व से क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है इंटरनल एनल स्फिंक्टर की, जो कि इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। ठीक है, सपोज अगर हम यहाँ इस पिक्चर में देखें तो ये क्या हो रहा है, ये फीकल कंटेंट है, और ये फीकल कंटेंट यहाँ कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो जैसे ही इफरेंट सिग्नल्स आते हैं तो यहाँ पर पावरफुल कंट्रैक्शंस होती हैं, उसके रिजल्ट में जो एक्सक्रीटरी यानी कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है फीसिस, ये यहाँ से पास होता है, और यहाँ रिलैक्सेशन होती है इंटरनल एनल स्फिंक्टर की, और फिर ह्यूमन के ऊपर है कि वो जो है वो अगर कन्वीनियंट है तो वो जो है वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को ओपन करवाता है और फिर वहाँ से डेफिकेट करता है। लेकिन अगर कन्वीनियंट नहीं है तो फिर क्या होता है कि वो जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर लेता है इस एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को, क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये क्या है, वॉलेंट्री कंट्रोल में है। तो ये जो है वो फिर क्या कर लेता है, इसको कंस्ट्रिक्ट कर लेता है, और ये सारा मैकेनिज्म फिर ख़त्म हो जाता है जब तक कि नेक्स्ट मास मूवमेंट नहीं होती। अब मास मूवमेंट हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि 1 to 3 मास मूवमेंट्स पर डे नॉर्मली होती हैं। ठीक है, बहुत ही प्रोपल्सिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से फीसिस जो है वो प्रोपल्जन होती है फीसिस की टुवर्ड्स द एनल कैनाल। तो इस तरह से ये होता है कि अगर लोग जो है वो कन्वीनियंट होता है तो फिर वॉलेंटरली इंटरनल के बाद एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी खुल जाता है, और यहाँ से फिर सिग्नल्स आते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, इसको सिग्नल्स कहाँ से आ रहे होते हैं, आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स आते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो है सप्लाई आ रही होती है यहाँ पर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ होती है, बाज़ औक़ात वाइवा में पूछा जाता है, वेल्सेल्वा मैनुअर क्या होता है। ये जो वेल्सेल्वा मैनुअर होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट इसलिए है, वाइवा में पूछते हैं, ये जो है वो हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन। अब अगर इसमें होता ये है कि बंदा क्या करता है, अपना एब्डोमिनल प्रेशर को रेज़ करता है, एब्डोमिनल प्रेशर को रेज़ करता है, ग्लॉटिस को थोड़ी देर के लिए क्लोज़ करता है, यानी कि सांस को बंद करके एब्डोमिनल मसल की कंट्रैक्शन और साथ में जो है डायफ्राम की कंट्रैक्शन, जब ये सारे मैकेनिज्म एक साथ आते हैं तो एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है, और फिर जो है वो कॉलॉन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके रिजल्ट में फिर डेफिकेशन होती है। यूजुअली जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट्स होते हैं वो जो है वो नॉर्मली ये वेल्सेल्वा मैनुअर परफॉर्म करते हैं वॉशरूम में, तो उसकी फिर रिजल्ट में डेफिकेशन होती है। तो ये है वेल्सेल्वा मैनुअर और ये है डेफिकेशन रिफ्लेक्स। अब एक दो डिसऑर्डर हमारे जो है वो बाज़ औक़ात पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में और बाज़ औक़ात वाइवा में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजी के लिए या फिर मेडिसिन के लेक्चर में, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक आता है हमारे पास IBS, और एक हमारे पास आ जाता है मेगा कॉलॉन।
ठीक है, अब ये IBS और मेगा कोलोन क्या चीज़ होती है? IBS इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। नॉर्मली क्या होता है, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। एक में ये जो है वो एसोसिएटेड होता है कॉन्स्टिपेशन से एसोसिएटेड है, और दूसरा बाज़ औक़ात ये प्रेजेंट करता है डायरिया के साथ, ये सिंड्रोम। अब ये जो है वो एक फंक्शनल जो है वो सिंड्रोम है। इसमें होता ये है कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास सेगमेंटेशन या हाउस्ट्रेशन होती हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि हाउस्ट्रेशन या सेगमेंटेशन होती हैं। अब हाउस्ट्रेशन में क्या होता है कि हाउस्ट्रेशन एवरी 30 मिनट ये मूवमेंट होती है और यहाँ मिक्सिंग ऑफ फूड होता है। अगर ये हाउस्ट्रेशन बहुत ही देर के लिए हो, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और बहुत ही देर के लिए हो, तो इसके रिजल्ट में क्या होगी, मोर एंड मोर फीकल कंटेंट की मिक्सिंग होगी और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट और वाटर क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा। तो यानी कि जो है वो ज़्यादा फीसिस ड्राई होंगे, जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा उतने ज़्यादा फीसिस ड्राई होंगे, और उतने ड्राई फीसिस के रिजल्ट में कॉन्स्टिपेशन होगी। यानी कि मोर सेगमेंटेशन मूवमेंट या मोर हाउस्ट्रेशन मूवमेंट्स रिजल्ट्स इन कॉन्स्टिपेशन, एंड लेस हाउस्ट्रेशन मूवमेंट्स एंड लेस सेगमेंटेशन मूवमेंट्स। अगर ये कम होगी तो मिक्सिंग कम होगी, इलेक्ट्रोलाइट और उसमें से वाटर कम रीअब्जॉर्ब होगा, तो सेमी सॉलिड और या फिर लिक्विड मटेरियल में जो है वो फीकल कंटेंट आउट हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, डायरिया होगा। तो ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये दो तरीक़ों से पेशेंट्स में प्रेजेंट करता है। बाज़ पेशेंट डायरिया के साथ आते हैं और बाज़ पेशेंट जो है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं। और इस IBS का रीज़न क्या होता है, आपके पास जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, आपका जो GIT सिस्टम है, हमने पहले इसका नर्वस सिस्टम पढ़ा था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्सट्रिंसिक सप्लाई होती है, और वो जो है वो अफेक्ट आपके पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये अफेक्ट हो जाता है स्ट्रेस से। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं या एंजाइटी में होते हैं, या फिर अदर रीजंस हमारे पास आते हैं, कॉफ़ी इनटेक ज़्यादा, ये वेरियस रिस्क फैक्टर हैं। अंडरलाइंग इसका मैकेनिज्म अभी भी ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट कर देते हैं आपके नर्वस सिस्टम को, और वो डायरेक्टली एक्ट करता है GIT के ऊपर, और फिर ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास मेगाकोलॉन। इसको दूसरा नाम होता है हिर्शस्प्रंग्स डिजीज़। ये जो है कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो है वो असेंडिंग कोलॉन है, ये ट्रांसफर्स, और ये डिसेंडिंग कोलॉन है। ठीक है, अब कुछ पार्ट इसमें, कुछ पार्ट में क्या होता है, ऑटोनॉमिक सप्लाई जो है वो अब नहीं होती इसमें। अब अगर ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई नहीं है इस पार्ट की, तो ये पार्ट पूरा का पूरा कंस्ट्रिक्टेड होगा। जब ये पूरा का पूरा इंटेस्टाइन का ये पार्ट कंस्ट्रिक्टेड होगा, तो बिकॉज ऑफ नो नर्व सप्लाई हेयर, तो यहाँ मूवमेंट भी नहीं हो रही है और ये कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है, तो पीछे सारा का सारा फीकल कंटेंट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पीछे जो कॉलॉन है वो उसका साइज बढ़ता जाता है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं मेगा कॉलॉन, बिकॉज ऑफ नो ऑटोनॉमिक सप्लाई। और उसके पीछे जो प्रॉक्सिमल कॉलॉन होगा, वहाँ सारा फीसिस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और बाज़ों का टॉक्सिक मेगा कॉलॉन हो जाता है, रप्चर का खतरा ज़्यादा होता है। ज़्यादा डिटेल में इसको हम पैथोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो ये दो डिसऑर्डर थे, एक IBS एक मेगा कॉलॉन। तो यहाँ हमने जो है वो मूवमेंट ऑफ GIT के लेक्चर्स को ख़त्म कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम सिक्रीटरी फंक्शंस ऑफ GIT को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।